जो 2022 में मैथ का क्वेश्चन होने वाला है वो किस तरह का होगा, या फिर 2021 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन बस बात ऐसा ही है कि थोड़ा सा मौसम आज का ठीक नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार देखते हैं क्या होता है। तो मेरे भाई आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, और जैसे ही हमारे क्लास में 50 लोग जुड़ते हैं हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट आ जाइए सब लोग लाइव में जल्दी से, जितने भी लोग हैं मेरे भाई जल्दी फटाफट सब लोग लाइव आ जाइए। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप लोग थोड़े से शिद्दत के साथ पढ़ेंगे, है ना, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों में एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं इसमें, और मैं कहता हूं अगर आप पूरी शिद्दत के साथ ना, अगर पूरी मेहनत के साथ आप इस 100 क्वेश्चंस को देख लेते हो तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उस चीज का आपको अंदाजा अच्छे से लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। 100% आपको अंदाजा लग जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है ना, बस आप पूरी शिद्दत के साथ पूरे पेपर को ध्यान से देखना है। कैसे देखना? पूरे पेपर को ध्यान से देखना। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे भाई साहब। यस यस, शुरू करते हैं। सब लोग तैयार हो? थोड़ी सी क्वालिटी बढ़िया कर लेना, वीडियो की क्वालिटी एचडी कर लेना। चलो 360 480 पर रखना। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा गया है आपके सामने कि यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेखी हैं तो कौन सा कथन सही है? अच्छा, संरेखी होने पर कौन सा कथन सही होता है, जल्दी से बता दो। तो आप बोलोगे सर संरेखी होने पर जो होता है ना, क्षेत्रफल 0 होता है। संरेखी या समरेखी कहिए, ऐसे पर जो क्षेत्रफल होता है ना वो 0 होता है। अब आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखना है कौन सा सही है, और जिस भाई साहब ने क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लिया सही, समझो उसका काम हो गया। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, है ना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखो, x1 23 यहाँ पर है, 31 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है। मुझे तो पहला सही लग रहा है, मुझे तो पहला ही सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो ऑप्शन नंबर पहला ही मुझे सही लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है? यस, मुझे भी लग रहा है। चलो चलो दूसरे क्वेश्चन पर चलिए। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, यदि tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 कितना ही भावुक क्वेश्चन है। देखो भाई साहब, अगर मैं कहता हूँ 4 tan थीटा बराबर में 4 कहता हूँ, तो आप 4 से डिवाइड कर दोगे ना एक बार में, तो आप कह सकते हो ना कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो 1 है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 1 है। और अब आप सोच करके देखो कि tan थीटा का वैल्यू जब 1 है, सुधीर कुमार, प्रिंस कुमार, अनु देवी, सब लोग देखो, अगर tan थीटा का मान 1 है, इसका मतलब क्या है कि ये 45 डिग्री है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बोलो, सी सही है। दूसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। कितना लाजवाब क्वेश्चन था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है कोसेक थीटा बराबर 17/8 है तो tan थीटा का मान क्या होगा? जितना खतरनाक क्वेश्चन देख करके लग रहा है ना अरविंद, नेहा, उतना क्वेश्चन ये खतरनाक है ही नहीं। सर कैसे? का फॉर्मूला होता है h/p, और h/p का मान 17/8 दिया है, तो यहां से b का मान निकलेगा 15। क्या निकलेगा? बोलो 15। सर आप कैसे जानते हो? अरे तुम भी जानते हो, तुम भी जानते हो। 360 में करके रखना, ठीक है। और tan का फॉर्मूला होता है p/b, p/b होता है, और p यहां से आप निकालोगे 8 और b निकलेगा 15। तो 8/15 अगर आपने आंसर किया है तो आपने पक्का किया है मेरे प्यारे भाई। अगर आपने 8/15 आंसर किया है, जैसे कि रवि कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं, आप सभी लोग सही कह रहे हैं ना, तो 8/15 अगर आपने आंसर किया है तो परफेक्ट आंसर है आपका 380, मतलब कम से कम 360 या 480 पे देखना, तब वीडियो अच्छा दिखेगा, या 720 पर। चलो चलो, बहुत बेहतरीन है, मस्ती है। दो कि एक घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? एक घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में कितना कोण बनाएगा, ये बताओ। मिनट की सुई है ना, और 60 मिनट में। अरे बच्चा वाला क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, देखो, ठीक है ना मेरे बच्चे, जल्दी बता दो। एक घड़ी जो होती है ना, उसकी जो मिनट की सुई होती है, ये घड़ी ले लो आप, और उसकी जो मिनट की सुई होती है ना, वो 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा देता है। 60 मिनट में एक चक्कर लगाता है। जब एक चक्कर लगाएगा तो वो 360 का एंगल बनाएगा। कितना बनाएगा जल्दी बता दो? 360 का एंगल बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे भाई साहब। जल्दी से 5वें नंबर क्वेश्चन में मैं आपका नाम लेने वाला हूं, जल्दी से बताओ। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? ठीक है ना,
प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा? क्वेश्चंस देख करके तुम डरना मत। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन देख करके तुम डरना मत। अगर मैथ देख के डर जाओगे तो फिर कैसे जियोगे मेरे बच्चे? डरना मत। 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक, पहली अभाज्य संख्या होती है 2, दूसरी होती है 3, तीसरी होती है 5, चौथी होती है 7, ठीक है ना। उसके बाद होता है 11, होता है ना। अब हमें बताना है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक, इसके बाद होता है 13, ध्यान दीजिए। और माध्यक निकालना है। अब माध्यक कैसे निकालोगे? हमने क्या बताया था कि माध्यक निकालने के 2 संख्याएं इधर से छोड़ दो, 2 संख्याएं इधर से छोड़ दो। अब इन दोनों को जोड़ो, 5 और 7 को जोड़ो और इसका आधा कर दो। माध्यक निकालने का तो यही नियम है। 12/2 आंसर में 6 आएगा। और किसी भाई ने अगर ऑप्शन नंबर सी लिखा है, जैसे कि प्रिंस ने लिखा है, चलो प्रिंस बहुत बढ़िया मेरा बच्चा प्रिंस, अगर किसी ने भी आंसर 6 लिखा है तो समझो आपने सही लिखा है। किसी ने भी अगर आंसर 6 लिखा है तो आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा बोलो? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। जब माध्यक निकालने सबको आता है। मैं एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं 2, 5, 8, 6 और 3, इस क्वेश्चन का माध्यक बताओ तो मैं जानूं। इस क्वेश्चन का माध्यक बताओ। आप कितने बड़े खिलाड़ी हो मैथ के, आप कितने बड़े खिलाड़ी हो मैथ के, इस क्वेश्चन को देख करके आप बता सकते हो क्या? इसका माध्यक बता दो तेजी से। यस गुरुजी, क्यों नहीं बताऊं मैं, क्यों नहीं बताऊं इसका माध्यक, जल्दी बताओ। देखो संख्याएं 5 हैं, इसको अगर मैं कहूं आरोही क्रम में लिखने पर, यानी बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लिखोगे तो सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6 और फिर 8 आएगा। माध्यक का मतलब होता है बीच वाली संख्या। आप यहाँ से 2 छोड़ दो, 2 छोड़ दो, आंसर 5 आएगा। और किसी भी भाई का अगर आंसर 5 है तो समझो आपका तो जय जयकारा है। सुधीर चौरसिया जी, अर्चना गिरी, सबका सही आंसर आ रहा है ना। तो 5 आंसर आएगा। तो माध्यक कोई बड़ी चीज नहीं होती है, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 को तोड़ पाओगे तो तोड़ लो। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 2, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 2 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर 6 को प्यार से देखो, गुस्से से मत देखना, प्यार से देखो। हाँ सर जी प्यार से ही देख रहा हूँ। सेक 45 का मान होता है रूट के अंदर में 2, 2 का स्क्वायर करो रूट के अंदर में और घटा कर दो 2, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है और माइनस का 2 होता है, तो घट के आंसर क्या बचेगा, 0। एकदम प्यार से देखो, मगर प्यार से देखो, मगर प्यार से। तो आंसर बोलो, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, परफेक्ट आंसर है। यस यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा ये बता दो भाई साहब कि सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बता दो। सबसे पहला आंसर किसका आता है, देखूं जरा, देखूं मेरे भाई साहब, सबसे ज्यादा फास्ट कमेंट करने वाले टाइपिंग किसको आता है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कमेंट्स तो आने बहुत स्टार्ट हो चुके, लेकिन पता ही नहीं चल रहा सबसे पहले किसका आया है। चलो सबसे पहला किसका आया जी? चलो 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 2/√3। चलो सुमेंद्र कुमार टॉपर कह रहे हैं अपने आप को, बहुत बढ़िया सुमेंद्र मेरा बच्चा। 2/√3 जो है ना, ये सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है। 2/√3 इसकी वैल्यू होती है और सभी भाइयों का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा लेकिन प्यार से। कैसे देखिएगा, प्यार से। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 2 न्याय संगत सिक्के को उछाला जाता है। ध्यान दीजिए, मैंने कई बार बताया कि अगर 2 न्याय संगत सिक्के जब भी उछलेंगे तो घटनाएं टोटल 4 होगी। जब 2 सिक्के उछलेंगे तो घटनाएं कितनी होगी, 4 होगी। तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है, यानी कि दोनों में चित आने की प्रायिकता क्या है, देख करके बताओ। दोनों में शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है, ये देख करके बताओ। आप सभी लोग अपने दोस्तों में एक बार वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दीजिए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि सभी लोग अपने दोस्तों में एक बार वीडियो का लिंक शेयर जरूर करेंगे। ध्यान दीजिए, दोनों में बोला गया है कि दोनों में चित एक ही बार आ सकता है। दोनों में चित एक ही बार आ सकता है, 2 बार नहीं आ सकता है। तो आंसर अगर आपने 1/4 लगाया तो आप विजेता हैं। क्या आपने सही लिखा आंसर, मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखे। क्या आपने इस क्वेश्चन को सही किया? मैं 720 पर वीडियो देखने को बोल रहा हूं, आज एचडी करके देखो। यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को संभालिए, क्वेश्चन नंबर 8 को संभालिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी। देखो मन में पढ़ने का जुनून होना चाहिए, मन में पढ़ने का भाव होना चाहिए, ठीक है। आप कहोगे सर इसका जो आंसर होगा ना, अब ध्यान से देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए, तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में भी लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। सर आप एक बात बोलो, कॉस कॉस को कट जाएगा ना, हाँ कॉस कॉस तो हमारा एक बार में कट गया। अब हम कहेंगे जी 2 गुणा 1 बराबर में आंसर 2। मैथ सही होता है ना, पता इतना अंदर में अच्छा फीलिंग होता है ना, बहुत ज्यादा अच्छा फीलिंग होता है। तो आंसर बताइए, 2 गुणा 1 तो आंसर क्या होगा 2। तो जितने भी भाई ने ऑप्शन नंबर सी चुना है सबका सही है, ऑप्शन नंबर सी चुना है जितने भी लोगों ने सबका सही है। हिलमी, अली जी, सुमिंद्र, दिलखुश, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जरा प्यार से बताना, गुस्सा मत करना। रूट के अंदर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए, तेजी से फटाफट बताइए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी हमारा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन ए। क्या निकलेगा, साइन ए, क्योंकि ये होगा रूट के अंदर में साइन स्क्वायर है, तो फिर बाहर आ जाएगा आपका साइन ए, है ना। सबसे पहला आंसर देने वाला एक बच्चा था, क्या नाम था इसका, अजीत गिरी, सबसे पहला अजीत ने आंसर दिया है, साइन ए आंसर होगा, ठीक है ना। तो भाई साहब उसी तरह की चीजों को हम लोग यहाँ देखेंगे। चलो क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन, 2 पासे को एक साथ उछाला गया, ठीक है ना, 2 पासे को एक साथ उछाला गया, तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता बताइए। देखिए इतना बेहतरीन क्वेश्चन है और इतना ज्यादा बार एग्जाम में आता है। देखो 2 पासा को जब भी फेंकोगे ना, तो पासा में 6 घटनाएं होती है, 2 पासा को फेंकोगे तो गुणा कर दो, टोटल घटनाएं 36 होगी। टोटल घटनाएं कितनी होगी जल्दी से बताओ, 36 होगी। और दोनों में सेम संख्या कितनी बार आ सकती है, दोनों में सेम संख्या मेरे बच्चे 6 बार आ सकती है। कितनी बार आ सकती है जल्दी बताओ, दोनों में सेम संख्याएं 6 बार आ सकती है। दोनों में मान के चलो 1 1 आ गया, या तो 2 2 आ गया, या तो 3 3 आ गया, या तो 4 4 आ गया, तो 6 बार आ सकती है। आप इसे डिवाइड कर लो, 6 कम 6, 6 6 के 36, 1/6 आंसर देखो, 1/6 आंसर देखो। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए सर, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, 1/6। लोग गलत कर जाते हैं, अधिकांश लोग इस क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। आंसर जबकि इसका होगा 1/6, क्या होगा बताओ, प्यार से बताओ, 1/6 होता है। अच्छा पासा को फेंकने पर तो हमने देखा, अच्छा सिक्के को फेंकने पर आने की प्रायिकता बताओ, सिक्के को फेंकने पर चित आने की प्रायिकता क्या होती है, सबसे पहला कमेंट देखना चाहता हूं। यस गुरुजी, सिक्के को फेंकने पर जो चित आने की प्रायिकता होती है, एक सिक्का जो होता है उसमें टोटल घटनाएं 2 होती है, और चित जो होता है ना वो 1 बार आ सकता है। वो 1 बार आ सकता है। सरकार रवि का पहला आंसर है, तो 1/2 आंसर होगा हमारा, 1/2 आंसर होगा। यस बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को देखो, डरना मत भाई साहब, क्या करना, डरना मत, क्वेश्चन को देख के देखो मगर प्यार से। क्वेश्चन बोला है कि थीटा का मान 90 डिग्री है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा में अंतर क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। तो अब आप बढ़िया से जानते हैं कि थीटा का मान 90 डिग्री है, तो साइन 90 का मान क्या होता है पता है आपको ना, 1 होता है। साइन 90 का मान साइन 90 का मान क्या होता है जल्दी बोलो। ये सर साइन 90 का मान, अगर मैं यहाँ पर थीटा के जगह 90 पुट करता हूँ तो साइन 90 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस में हो जाएगा कॉस 90। साइन 90 का मान होता है 1 और कॉस 90 का मान होता है 0। 1 में गया 0 तो 1 बचा, तो ऑप्शन नंबर क्या, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। 480 में कम से कम देखना है वीडियो को। यस सर 480 में मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतना प्यारा क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 6 और 10, 8 और 6 है, तो इसके विकर्ण क्या होंगे। आपको घनाभ का विकर्ण मैंने फॉर्मूला बताया था कि रूट के अंदर में इन तीनों को लिखना पड़ता है। रूट के अंदर में होता है घनाभ का विकर्ण, क्या होता है बता दो आप जल्दी से। रूट के अंदर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर, ये होता है घनाभ का विकर्ण, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर मान देता हूँ इसका एल का मान देता हूँ 10, तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस देखो जो लोग डर के भाग जाएंगे वो कभी जीवन में नहीं सीख पाएंगे।
100 प्लस 64 प्लस 36, तो रूट के अंदर में 200, और 200 का निकलता है 10√2। क्या निकलता है? 10√2। ऑप्शन नंबर ए। मैं फिर से कह रहा हूं भाई साहब, बढ़िया से सुनना। जो लोग डर के भाग जाएंगे ना, जो लोग मैथ से डर जाएंगे और वो सोचेंगे, तो फिर समझो तुम्हारी जिंदगी तो खराब हो जाएगी। तो भाई साहब कभी भी डरना नहीं है, मैथ से डरो मत, उसका सामना करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या लिखा है। यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या होगी? बताओ। यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या होगी? तो हमने बताया था ना कि ये दोनों मिलकर के हमेशा 1 होता है। आप किसी घटना को ले लो और उसकी पूरक घटना को ले लो, दोनों मिलाकर के 1 होता है। दोनों मिलाकर के हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। तो अगर एक घटना की संभावना P है तो दूसरी निकालने के लिए 1 माइनस P होगा। कभी भी गलती में P माइनस 1 करके मत आ जाना, P माइनस 1 करके मत आ जाना। पता है ये जो क्वेश्चन पूछा गया, 50% बच्चे तो ऑप्शन नंबर बी पर विश्वास दिखाते हैं। आपको हैरानी होगी जान करके, संजीव कुमार, प्रिंस, जावेद, युवराज, साहिल, सरकार, रवि, हिमांशु, मेरा बच्चा, सबको कह रहा हूं, जान के हैरानी होगा ना। लोग मार के आ जाते हैं P माइनस 1। नहीं, मेरा बच्चा नहीं रहेगा कच्चा। क्या मारना? 1 माइनस P, ठीक है ना, 1 माइनस P। अगर मैं बताऊं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को, इस आंकड़े का परिसर बताओ। बस क्वेश्चन देखो, आंसर करो, परिसर बताओ तेजी से। क्वेश्चन नंबर 13, परिसर बताओ क्या होता है। सर आपने तो परिसर पढ़ाया है। हाँ बच्चा मैंने पढ़ाया है, जल्दी बताओ परिसर क्या होगा। तो सर परिसर बराबर आपने पढ़ाया था बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या और माइनस में छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या को देखो मगर प्यार से, देखो मगर प्यार से। तो सबसे बड़ी संख्या आप देख सकते हो यहाँ पर 62 है, 62, और सबसे छोटी संख्या देखोगे तो 12 है, ठीक है ना। 62 है और क्या है, 62 है या नहीं है? देखो नहीं, 81 है, सॉरी 81 है। सबसे बड़ी संख्या 81 है। सॉरी बच्चों, 81 में अगर आप 12 लेस करते हो, ठीक है ना, तो आपका 69 बचता है। यानी ऑप्शन नंबर बता दो, ऑप्शन नंबर बताओ, डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो 69 है ना, 69 हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ जाए। तो 69 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका बताओ, इसका परिसर बताओ। अगर मैं क्वेश्चन देता हूं जी 4, 12, 18, 31, 6, 9, इसका परिसर बताओ जल्दी से। सर परिसर कोई भारी चीज तो नहीं होता है, हम लोगों ने पढ़ा है परिसर बच्चों वाला चीज होता है। चलो सबसे बड़ी संख्या 81 है सर। हाँ मैंने ठीक कर लिया जी, शोभन कुमार जी, हमने मिस्टेक कर लिया था। आप सभी लोग अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करें। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जितने भी लोग हैं वीडियो को एक बार शेयर अपने फ्रेंड्स में व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, ताकि उनकी भी मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी हो जाए देखकर वीडियोस, है ना। चलो तो इसमें बड़ी संख्या है जी 31 और छोटी संख्या है जी 4, तो लेस इसका बचेगा 27, और यही हमारा क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा, जो कि सभी भाइयों का बिल्कुल सही है। चलो चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलिए, और क्वेश्चन को जरा इज्जत से पढ़िए। क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L है तो इसके संपूर्ण का क्षेत्रफल बताइए। यानी घन का आपसे क्षेत्रफल पूछा है, घन का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, और आप सबको अच्छे से मालूम है कि घन का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है ना। घन का जो क्षेत्रफल होता है, मैंने बताया ना सूत्र बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और यहां बोला गया है प्रत्येक भुजा L है, तो हम कहेंगे 6L स्क्वायर। क्या कहेंगे जल्दी से बता दो, 6L स्क्वायर कहेंगे। और जितने भी भाइयों ने ऑप्शन नंबर बी चुना है 6L स्क्वायर, आपका परफेक्ट है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6L स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को देख करके आपको बहुलक बताना है। जल्दी से बताओ बहुलक क्या होता है। बहुलक का मतलब होता है सर जो सबसे ज्यादा बार आए, जो सबसे ज्यादा बार आए हम उसे बहुलक कहते हैं। और इसमें हम लोग देख लेते हैं बहुलक को। सर इसमें 9 एक बार आए, 3 बार आए। आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा बार अगर मैं बात करूं रिपीट का, तो सबसे ज्यादा बार आप 9 को देखोगे। इसीलिए मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बी जो है ना हमारा राइट आंसर है, 9 सही होगा। सचिन कुमार जी, मंतोष, सबका मैं देख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आता है। क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में केंद्र प्रवृत्ति का माप नहीं है।
केंद्र प्रवृत्ति का माप कौन सा नहीं है? कई बार मैंने वीडियोस में पढ़ाया आप लोगों को, कई बार क्लास में बताया है। सुधीर क्या हाल है जी? तो क्वेश्चन है कि कौन सा केंद्र प्रवृत्ति का माप नहीं है, ठीक है। तो हमने 3 बताया था आपको, माध्य होगा, माध्यक भी होगा और बहुलक भी होगा, लेकिन ये जो मानक विचलन है ये नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मैं बता रहा हूं ये नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे उपयुक्त, क्या पूछा जाए? सबसे उपयुक्त केंद्र प्रवृत्ति का माप कौन सा है? केंद्र प्रवृत्ति का माप कौन सा है? तो आपका आंसर क्या आएगा बताओ? सबसे उपयुक्त केंद्र प्रवृत्ति माप कौन सा है? तो आपका आंसर क्या आएगा? यस यस, मैं देखना चाहता हूं सबसे पहला आंसर किसका आता है। सबसे उपयुक्त केंद्र प्रवृत्ति का माप माध्य होगा सर जी। अजीत ने आंसर दिया है, गुरुजी मेरे माध्य होगा। क्या होगा? माध्य। अंग्रेजी में बोले तो मीन, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, नॉलेज अपडेट रखिए हमेशा, हमेशा नॉलेज अपडेट रखिए। पढ़िए, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, क्वेश्चन नंबर 17। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। अपने सभी दोस्तों में वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि वो लोग भी क्लास को कर पाए। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो हमने कई बार पढ़ा है जितने भी निश्चित घटना होते हैं ना, उसकी जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। क्या होती है? 1, ठीक है ना, 1 होती है। और यहीं पर एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूं मेरे भाई, यहीं पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। कौन सी घटना? असंभव घटना की प्रायिकता। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, ठीक है ना। यस यस, बहुत बढ़िया, लाइक्स करते रहिए। आज का मैं रखता हूँ टारगेट 500 लाइक्स, ठीक है ना। तो सर असंभव घटना जो होता है ना, इसकी प्रायिकता भी 0 होती है। क्या होती है? इसकी प्रायिकता 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार जवाब है आप लोग के। नेक्स्ट देखो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। चलो सर जी बढ़िया बात है, आर का मान 14 सेंटीमीटर मिल गया। इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो सर जी एल का मान हमारा मिल गया 15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। इसका क्या बताना है आपको? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, ठीक है ना। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से बनेगा, आप कोशिश कीजिए, ठीक है। देखो संपूर्ण में क्या होता है, संपूर्ण में क्या होता है, मैं ध्यान से बता रहा हूं आपको। संपूर्ण में होता है क्या? संपूर्ण जब भी पूछे तो आंसर हो जाता है पाई आर एल और प्लस में पाई आर स्क्वायर। बस यही होता है फॉर्मूला ना। जल्दी से बिठा दो, जल्दी बिठा दो। पाई कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर बचेगा, है ना। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और यहाँ पर एल का मान 15 और प्लस में 14, कट गया 2 बार में, तो 22 गुणा 2 और गुणा 29। जल्दी बताओ गुना करके कितना आएगा? जल्दी बताओ मेरे बच्चे, फटाफट बताओ, तेजी में बताओ, जल्दी बताओ गुना करके। सर गुना करके आ गया 44 और गुणा में 29, तो लिखेंगे 29 और गुणा 44, 4 19 36, हासिल रहा 3, 4 दूनी 8, 3 11 और फिर यही सेम चीज सर रखेंगे 6 7 2 1 1276 सर जी 1276। देखो सर 1276 हमारा आंसर आएगा सर, 1276 आएगा। तो संपूर्ण जो होता है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 1276 हमारा आंसर होगा सर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1276 होगा। देखो कभी भी गणित को देख के डरना मत, गणित को देख के डरना मत, क्योंकि हमें गणित से तो प्यार है, तो डरना किस बात का है। तो आंसर होगा सर, देख लीजिए आप अच्छे से देख लीजिए सर, ऑप्शन नंबर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1276, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 3-4 है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 19, यदि परिधियों का अनुपात 3-4 है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? जो बच्चा पसीना बहाएगा ना, वो उसका रिजल्ट देखने लायक होगा। चलो उसका रिजल्ट देखने लायक होगा। देखो परिधि का जो अनुपात होता है ना, वही त्रिज्या का होता है। मैंने पढ़ाया था ना, जो परिधि होता है, जो परिधि होता है वही त्रिज्या होता है, और जो त्रिज्या होता है उसका स्क्वायर करने से क्षेत्रफल निकलता है। तो परिधि के स्क्वायर करने से क्षेत्रफल निकलता है। तो परिधि हमारे पास है 3-4, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 और 16 हमारा आंसर रहेगा। सर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? देखो कई बार बच्चे समझते हैं, कई बार बच्चे जल्दी में ये भी नहीं देखते कि 9/16 और 16 ना, 9 16 और 16 क्या ये दोनों सेम है? बताओ तो
क्या ये दोनों सेम है? जिसको लगता है सेम है कमेंट बॉक्स में यस करें, जिसको लगता है नहीं है नो करें। क्या ये दोनों चीजें सेम है? एक बार कमेंट बॉक्स में यस या नो कर दें। क्या ये दोनों चीजें सेम है? नहीं सर जी नहीं है सेम। बहुत बढ़िया, कुछ लोग कह रहे हैं सर। देखो पता है जल्दी जल्दी में ना मेरा बच्चा देखता ही नहीं है, जल्दी जल्दी में मेरा बच्चा देखता ही नहीं है, कहता है यार 9 16 लिखो या 16 न लिखो, बात तो एक ही है। नहीं बच्चा, बात एक नहीं है, आंसर यहाँ पर होगा 9 16, ठीक है ना। गलती, दोनों अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज है। यस समझते हैं, अब समझ रहे हैं सर, अब समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, इसकी औकात इसे दिखाना है। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि ABCD एक है ना, एक समांतर चतुर्भुज है, तो आपको एंगल ACB का मान निकालना है। सर कौन सा ACB है? ACB यानी ACB यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको निकालना है। इट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है, अगर आप चाहें तो बहुत आसान है। सबसे पहली बात, आप गर्व से थोड़ा से बढ़िया से देखिए, अगर आप बढ़िया से देखोगे तो ये वाला एंगल अगर 70 है तो यहाँ पर भी हमारा एंगल 70 होगा। और आप सबको पता है कि अगर ये हमारे पास एक त्रिभुज बन गया, गौर से देखिए, प्यार से देखिए, ये एक त्रिभुज बन गया और इसके तीनों कोनों का योग 180 होगा, तो यहाँ पर 70 हो गया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया 55 हो गया, दोनों को जोड़ोगे तो 125 आएगा। अब 125 में और क्या जोड़ें, और क्या जोड़ें जो कि 180 हो जाए? तो सर 125 में हमें 55 डिग्री की कमी महसूस हो रही है, 55 डिग्री की कमी महसूस हो रही है। जैसे 55 जुड़ेगा 180 होगा, इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है ना वो 55 डिग्री का है। कितना का है? 55 का। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 55 डिग्री का ये कमी हमें महसूस हो रहा था। फिर से देखना मेरा बच्चा, ये वाला 70 है तो यहाँ भी आ गया 70। अब ये तीनों मिलकर के होगा 180, यहाँ पर ये दोनों जोड़ के होता है 125, इसका मतलब ये वाला पार्ट है 55। ये समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में एक बार यस जरूर कर देना, बड़ा मन में खुशी होता है, बहुत मन में खुशी होती है। एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर देना कि मुझे समझ में आ गया, एक बार कर देना भाई, बहुत अच्छा लगता है, दिल में खुशी मिलती है। हाँ चलो समझ में आ गया सर, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 को देखो मगर प्यार से। क्वेश्चन बोलता है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के कितने घातांक होंगे? अरे भाई साहब ये भी कोई क्वेश्चन है मेरे बच्चे के सामने, ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? इसकी क्या औकात है, इसकी क्या औकात है कि 144 में 2 के कितने घात होंगे? आप बोलोगे सर 144 में 2 के घात, इतने अच्छे से पढ़े हैं सर हम लोग कि 144 को अगर हम 2 से देते हैं तो 72 आता है, फिर 2 से देते हैं 66 सॉरी 36, फिर 2 से तो ये हमारा 9 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4 आ जाएगा और 3 पर पावर 2, तो कह सकते हैं ना कि सर 2 पर पावर 4 आएगा। कितना आएगा बता दो? 2 पर पावर 4 आएगा। सर क्वेश्चन मैथ के तो इतने प्यारे लगते हैं, देख करके मन करता है मोहब्बत कर लूं इससे। तो सर 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के जो घात हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4। कितने हो जाएंगे जल्दी बता दो? 2 के घात जो हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन पता है आप लोग के एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, आप लोग के एग्जाम में आता है, आप लोग के एग्जाम में आता है ना, आप लोग के एग्जाम में आता है कि 60 है ना, ये आता है 625 में 5 का घात कितना होगा? 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा? इसको भी कर दो यार, इसको भी कर दो ना। इसको गुमान है कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बच्चे नहीं कर सकते, तुम नहीं कर पाओगे क्या? 625 में 5 का घात बताओ, 625 में 5 का घात बताओ। लो सर ये भी कोई बात है क्या? 625 में 5 का घात तोड़ेंगे 5 से तो आंसर आएगा 125, फिर 5 से देंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से तो 5, फिर 5 से तो 1। तो इस बार भी सर वही आंसर आया, घात की जो संख्या है वो 4 होगी, क्योंकि देखो 1 2 3 और 4 है। इतना प्यारा और दुलारा क्वेश्चन देते हैं सर, मन खुश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन कहता है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो जिसका रूट बाहर नहीं आएगा वो अपरिमेय हो जाएगा। तो सर यहाँ तो 10 निकल गया, तो ये अपरिमेय कैसे होगा? क्वेश्चन बोला है अपरिमेय। सर ये तो धोखा है, ये तो धोखा है गुरुजी, धोखा है। रूट के अंदर में 4 लिखा है, इसके लिए 2 बाहर होगा, ये भी धोखा है सर, ये तो बहुत बड़ा छल हो रहा है हमारे साथ, है ना। 16 के लिए भी 4 निकल जाएगा, 25 के लिए 5 निकल जाएगा। धोखा क्यों करते हो हमसे? ऐसे बताओ ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो, तुम्हारा तो निकलने वाला नहीं है। तो जिसका वर्गमूल बाहर ना हो वो अपरिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलो 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 नेक्स्ट।
अब आपको ये बताना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब जो किसी पहाड़े में ना आए। कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी भी पहाड़े में नहीं आती है? कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी भी पहाड़े में नहीं आती है? जल्दी बता दो, बहुत जल्दी बता दो। सर ये तो लल्लू राम वाला क्वेश्चन है सर, लल्लू राम वाला क्वेश्चन है। 91 आता है 13 के पहाड़े में, 13 के पहाड़े में आता है और 7 के पहाड़े में आता है, तो ये तो नहीं हो सकता सर, ये तो नहीं हो सकता। 2 अनप 2 और 1 3 3 6 आता है, ये संख्या 3 से कटेगा सर, तो ये तो नहीं हो सकता। ये भी 5 1 6, ये भी संख्या 3 से कटेगा सर। ये देखो 41, ये यहाँ पर चोर बैठा है सर। चोर तो ऑप्शन नंबर सी में बैठा है और हंस रहा है मन में सर हंस रहा है कि मुझे किसी ने नहीं देखा। देख लिया भाई तुम्हें, तुम तो किसी पहाड़े में नहीं आते हो। तो बोलो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। यहां पर याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जल्दी बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। क्या याद रखना बताओ? याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है ना। और याद रखना अभाज्य संख्याओं का HCF, अभाज्य संख्याओं का HCF। 2 क्वेश्चन याद रखना, ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं का HCF, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। सुमेंद्र, सोनू, सुमित सबको कह रहे हैं एग्जाम में आपका आएगा। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है और इसका जो मौसा होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। एक चीज और याद रखना, क्या रखूं सर? याद रखना मेरा बच्चा कि 100 अभाज्य संख्या जो होता है ना, 100 अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है ना, वो भी हमेशा कितना होता है बता दो? 100 अभाज्य संख्याओं जो होता है, 200 अभाज्य संख्या जो होते हैं, उसका भी जो मौसा होता है वो 1 होता है। याद हो गया? हाँ सर ये सब याद हो गया। हाँ सर ये सब याद हो गया। तो एक चीज और याद कर लेना कि 2 क्रमागत सम संख्या, क्या पूछा जाता है? 2 क्रमागत सम संख्या का मौसा, सम संख्या का मौसा। 2 क्रमागत सम संख्या का मौसा बता दो, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। सब कुछ को याद रख के तो तुम्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है। तो जब भी सम संख्या पूछे सर तो आंसर 2 मारेंगे। सही है? यहाँ तक नॉलेज बढ़िया है? अगर समझ में आ गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, आनंद का भाव पैदा हो रहा है, नॉलेज अपडेट हो चुका है, तो कमेंट बॉक्स में यस कर दो। यस सर, बहुत बढ़िया। सुनील है, अनीस है, विपिन है, सहानी है, हिमांशु है। सर मजा आ रहा है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। देखो भाई साहब पढ़ के देखो, क्वेश्चन लिखा गया है। देखो मैंने जब उतना पढ़ा दिया तो फिर ये धोखेबाज क्या क्वेश्चन पूछा। देखो क्वेश्चन पूछा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा बताओ। क्या इसमें मेरे बच्चे फंस जाएंगे? क्या मेरी बेइज्जती होगी? क्या ये मेरी बेइज्जती होगी? क्या बताओ? क्वेश्चन नंबर 24। नहीं गुरुजी, नहीं होने दूंगा बेइज्जती, बेइज्जती तो नहीं होने दूंगा आपका। क्वेश्चन पूछा है 2 लगातार संख्याओं का। सर अगर क्वेश्चन में बोला जाता कि 2 लगातार सम संख्या, तब तो आंसर 2 होता, लेकिन सम नहीं बोला तो 2 की तो कोई औकात नहीं, ये आएगा नहीं, 0 मौसा होगा क्यों? आंसर बोलो ऑप्शन नंबर डी 1 होगा। 2 लगातार संख्या कोई भी ले लो आप, सर कोई भी ले लो आप, 20 के बाद 21 ले लो, 54 के बाद 55 ले लो, कुछ भी ले लो, इसका मौसा जो होता है वो हमेशा 1 होता है। तो याद रखना, नॉलेज अपडेट कर लीजिए कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है, ठीक है ना। अपडेट हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो। और पसीना तो पूरी शिद्दत से बहाना। क्वेश्चन नंबर 25 में पसीना तो पूरी शिद्दत से बहाना कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। चलो भाई चलो, अगर नहीं बना तो समझो मेरी बेइज्जती है। जल्दी। सर परिमेय संख्या के बारे में पूछा है, सर हंसूं या पहले बनाऊं? पहले बनाओ यार, हंसना मत। सर एक चीज बताऊं, 1 का वर्गमूल 1 निकलता है, 144 का वर्गमूल 12 निकलता है। बंदा तो यहीं फंस गया, यही तो फंस गया सर, पहला नंबर में ही तो फंस गया, और पहला नंबर ही तो परिमेय संख्या है। तो क्या मेरा बच्चा आगे चेक नहीं करोगे? नहीं करूंगा सर चेक। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि बोला है परिमेय संख्या और पहला ही आंसर सही है। मैं क्यों चेक करूं इसे? मैं क्यों चेक करूं इसे बताओ? ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है कि 1 के लिए 1 और 144 के लिए 12 सही है। बात खत्म, बस इतनी सी तो बात है। यस बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। किसी पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा? सर सम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा? देखने में लग रहा है जैसे कि तुमसे बनेगा ही नहीं, देखने में लग रहा है जैसे कि तुमसे बनेगा ही नहीं, लेकिन तुम सही दिल में हाथ रख के बताना बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा सर। क्वेश्चन बोला गया है कि सम पूर्णांक, और आप सबको मालूम है कि जितनी भी सम संख्याएं होती है, जितनी भी सम संख्याएं होती है वो
2 से कटती है, वो 2 से कटती है। पता है जो बच्चा लल्लू राम रहता है, कौन सा रहता है बताओ? लल्लू राम। जो लल्लू राम कहता है, बोलता है सर क्वेश्चन बोला है कि सम पूर्णांक का रूप आंसर मार के आ जाता है ये वाला। अरे भाई साहब ये तो विषम का है, ये तो विषम का है। याद रखना सम का मतलब है 2 से कटेगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ये तो होगा ही नहीं, ये तो लल्लू राम बोलेगा इसको। ऑप्शन नंबर बोलो डी सही है सर, ऑप्शन नंबर डी सही है। सम है तो वो 2 से कटेगा और विषम होगा तो 2p+1 होगा। याद होगा बताओ? सम होने पर 2p होगा सर, क्योंकि शेष तो नहीं बचेगा कुछ। जैसे मैं बोलता हूं 10 तो 10 सर 2 गुणा 5 बचा, शेष क्यों बचेगा? जैसे बोलता हूं 20 तो 2 गुणा 10, शेष क्यों बचेगा? शेष बचेगा ही नहीं, इसीलिए 2p होगा। 2p होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, डी सही है। अब 27 नंबर क्वेश्चन को देखो। यार आंखें दिखा रहा है तुमको, आंखें दिखा रहा है, लग रहा नहीं बना पाओगे क्या? क्वेश्चन बोला है कौन सा आसांत है, देखकर बताओ आसांत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 27 देख करके बताओ आसांत कौन सा है। मेरा बच्चा कभी नहीं रहेगा कच्चा, सही बनाएगा। जल्दी बताओ कौन सा आसांत है, देख कर बताओ। वीडियो क्वालिटी 720 पर देखना, आज तो इसकी धज्जियां उड़ानी है मैथ की। सर आसांत कौन सा है बता दूं मैं? बता दो सर, नीचे वाले को तोड़ने दो पहले। 50 को तोड़ने से सर 2 और 5 5 आएगा, तो ये वाला शांत हो जाएगा सर, ये वाला शांत हो जाएगा, जबकि हमें खोजना है अशांत। तो इस पर तो दिमाग मत लगाओ सर, आप होने वाला है नहीं। इसको भी तोड़ोगे सर तो 2 और 5 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो, तो ये वाला भी आप सर इसको भी छोड़ दो आप। 625 को सर अभी तोड़ के देखा था आपने तो खाली 5 5 आया था सर, ये भी तो नहीं होगा ना। अशांत का मतलब होता है, अशांत का मतलब होता है कि जिसको तोड़ने पर 2 और 5 के अलावे कुछ आ जाए। सर ये देखो, इसको तोड़ोगे तो आप 3 पाओगे, तो ऑप्शन नंबर बता दो, बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इतना झूठा क्वेश्चन में 50% बच्चे गलत करते हैं। एक और झूठा क्वेश्चन दिखाऊं, एक धोखेबाज क्वेश्चन दिखाऊं? दिखाओ सर, दिखाओ। ये लो धोखेबाज क्वेश्चन, ये लो धोखेबाज क्वेश्चन। 6/15 का दशमलव प्रसार बताओ। 6/15 का दशमलव प्रसार। अरे भाई साहब दशमलव प्रसार बताओ, ये बताओ ये शांत होगा या अशांत होगा? इसे कहते हैं धोखेबाज क्वेश्चन, इसे कहते हैं धोखेबाज क्वेश्चन। जल्दी से, ये धोखेबाज क्वेश्चन है, देखो जल्दी से, ये शांत है या अशांत है? जल्दी से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, अशांत है सर जी। देखो भाई साहब ये चीजें कट जाएगी जब आप कटाओगे से। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, देखो जो बहुत एकदम रहता है, क्या बोलता है उसको यार, क्या बोले हम उसके, छोड़ो क्या बोलेंगे, बोलेगा 6/15 को तोड़ेगा 3 और 5 में, बोलेगा सर देखो 2 और 5 के अलावे 3 आ गया सर, ये अशांत होगा। क्या बोलेगा? अशांत। लेकिन अरे रुको भाई, तुम भाग कहाँ रहे हो? यहाँ पर देखो ये 3 से कटेगा तो 2 बार में 2/5 आ रहा है, इसका मतलब ये शांत होगा। ये क्या है? शांत है। तो इस क्वेश्चन को धोखेबाज क्वेश्चन कहते हैं और इसका आंसर शांत आता है ना? हाँ शांत आता है, ठीक है ना? चलो शांत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। और ये क्वेश्चन तुमको आंखें दिखा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बोला शून्यकों का योग, एक फार्मूला लगाऊंगा बस बस बस, एक फार्मूला बस क्वेश्चन बन जाएगा। शून्यकों का योग बता दो, क्वेश्चन नंबर 28। जल्दी से शून्यकों का योग बता दो, जल्दी से फटाफट। लव यू गुरुजी मेरे, लव यू, सभी को लव यू मेरा बच्चा, चलो सबको लव यू। पूछा है शून्यकों का योग क्या होगा? सर शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा। अच्छा सर ये, हाँ अल्फा प्लस बीटा फार्मूला होता है -b/a, फार्मूला होता है -b/a, बराबर लिखेंगे सर माइनस बी का मान बताओ, -14 और बटा बोलो a का मान आंसर 5 होता है। तो माइनस माइनस मेरा बच्चा प्लस में हो गया, 14/5 यानी 14/5। 14/5 बता दो, ऑप्शन नंबर सी सही है। अरे शून्यकों का योग निकालना बच्चा वाला चीज होता है, शून्यकों का योग निकालना बच्चा वाला चीज होता है, ठीक है ना? यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, आंसर हो गए। अच्छा कितने लोगों को पता है ना, कितने लोगों को पता है ये चीज बता दो मुझे जल्दी से। इसका फार्मूला बता दो, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला और 1/अल्फा 1/बीटा का फार्मूला। तेजी में थोड़ा कमेंट करना यार, अपना बच्चा कभी नहीं रहेगा कच्चा जो पढ़ने वाला है। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा भाई सब लोग, क्योंकि आपके लिए मेहनत हो रही है ना। किसके लिए हो रही है? सर मेरे लिए हो रही है। तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है ये होता है c/a और ये होता है -b/c। ये दोनों फार्मूले को ना, ये दोनों फार्मूले को एकदम दीवार पर लिख के रखना। सर कहाँ पर? दीवार पर। दीवार नहीं सर, दीवार होता है, हाँ बच्चा दीवार पर लिख के रखना, बिल्कुल दीवार पर लिख के रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन 29 कहता है कि अशून्य परिमेय यानी कि जीरो को छोड़कर यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। देखो 30% बच्चे तो गए पानी पीने। कहाँ गए? पानी पीने। कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, ठीक है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है भाई साहब, जल्दी से कर दो। सर बच्चा समझते हो क्या? नहीं मैं नहीं समझता बच्चा। हाँ सर समझते हो। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है सर, हमेशा अपरिमेय होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। चलो चलो चलो, मजा आ रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन तुम्हें आंखें दिखा रहा है, इसकी आंखें निकाल लो। क्वेश्चन है x² - 11 के शून्य क्या होंगे। x² और -11 के शून्य क्या होंगे? चलो बहुत बढ़िया। x² - 11 के शून्य क्या होंगे। देखो इतना खतरनाक क्वेश्चन है जिसको देख करके आप गलती करोगे ही करोगे, देख करके आप गलती करोगे ही करोगे, लेकिन आपको नहीं करना है। सर देखो शून्यक निकालने में क्या होता है ना, x² - 11 बराबर हम 0 रखेंगे। सर जो मैथ से डर गया समझो वो उसका कुछ नहीं होने वाला जीवन में। डरने वाले बच्चे का जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। सर x बराबर आएगा रूट के अंदर में 11। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सर रूट में होना चाहिए। सर ये रूट में नहीं है, गलत है। ये एक रूट में, ये भी गलत है। ये दोनों रूट में लेकिन दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 31। क्वेश्चन नंबर 31 को देख करके बताओ कि अगर यहां पर एंगल को दर्शा रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला पार्ट हो गया 20 है ना, ये वाला हो गया लंब, ये वाला हो गया लंब, और ये वाला हो गया आधार, और ये वाला हो गया सर कर्ण। अब बताओ जल्दी से कि ए बी लिखा है, ए बी का मतलब होता है आधार। ए बी का मतलब यहां पर क्या है मेरे भाई? आधार है गुरुजी। AC का मतलब क्या है? कर्ण। तो जल्दी से बताओ कि आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला है? आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला है? देख के बताओ। एक बच्चा साइन कह गया, अबे यार तुम कहाँ रहते हो, किस दुनिया में रहते हो, है ना, है ना। हम नहीं डरते सर। हाँ बच्चा डरना भी नहीं, जीवन में कभी मत डरना मैथ से। जल्दी बताओ। एक बच्चा साइन कह के भाग गया, यार तुम पढ़ते नहीं हो तुम पढ़ते नहीं हो। देखो आधार बटा कर्ण जो होता है ये साइन का सूत्र नहीं होता है, ये कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस का। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है कि अगर इस त्रिभुज में मैं बात करता हूं AB/AC की, AB/AC की बात करता हूं एंगल के अनुसार से, तो ये कॉस का फॉर्मूला होगा। ऑप्शन नंबर बी कॉस का फॉर्मूला होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए कितने लोग बता पाएंगे मुझे, कितने लोग बता पाएंगे कि कॉस ए और मल्टीप्लाई बाय सेक ए का मान क्या होगा? जल्दी, सबसे पहला आंसर देने वाले लोगों का नाम यहां लिखा जाएगा एकदम बढ़िया से। कॉस ए और गुणा सेक ए का मान क्या होगा? जल्दी से बताओ। फालतू कमेंट्स मत कीजिए बच्चे, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपके माता पिता बहुत अच्छे सपने देखते हैं आपके लिए, वो चाहते हैं कि मेरा शेर। विवेक कुमार का सबसे पहला आंसर है, तो भाई साहब विवेक ले जाओ, तुम्हारा नाम हो गया विवेक कुमार। ऐसे होता ना विवेक, अंग्रेजी मुझे नहीं आती। विवेक कुमार, विवेक कुमार का सबसे पहला आंसर था, ठीक है ना। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लिखा गया है कि यदि कोसेक थीटा बराबर B/A, यदि कोसेक थीटा बराबर B/A होता है तो सेक थीटा का मान क्या होगा? सेक थीटा का मान क्या होगा? देखो कोसेक का जो फॉर्मूला होता है वो H/P होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो H/B होता है। तो दोनों में एक चीज सेम है, दोनों में एक चीज सेम है। सर सेम क्या है? दोनों में एक चीज सेम है बच्चा, इसका मतलब हाइपोटेनस यानी इसका जो कर्ण है ना वो दोनों में सेम है। तो अगर इसके ऊपर में B है तो सेक के भी ऊपर में B होगा। सर सेक के ऊपर में भी B होगा, तो सर सेक के ऊपर में भी B होगा। इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन तो गयो, ये वाला ऑप्शन तो गयो, और ये वाला ऑप्शन भी गयो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर दो चीजें दी गई है सर जी, यहाँ पर भी B है और यहाँ पर, तो सर दोनों आंसर होगा क्या? अबे पगला तुम देखो, तुम पागल हो क्या? यहाँ देखो B/A, B/A तो हमारा B/A यहाँ दिया है, B/A तो कोसेक का है ना, और एक ही चीज कोसेक और सेक का दोनों कैसे हो सकता है? हाँ सर समझ गए, इसके ऊपर में H नहीं है इसीलिए कटा, इसके ऊपर में है ना, सॉरी इसके ऊपर में सर B नहीं है इसलिए कटा, ये भी B नहीं है कटा, इसके ऊपर में B है लेकिन ये कोसेक के जैसा है सर, तो सेक कौन सा बचा सर? A नंबर बचा सर। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया सर, ठीक है, मजा आ गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख करके दुनिया डरती है, 33 नंबर क्वेश्चन को देखकर दुनिया डरती है, लेकिन मेरा बच्चा नहीं डरेगा। जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी, कोई तुक्काबाजी नहीं चलेगी, कोई तुक्काबाजी नहीं चलेगी। सर आप कमेंट नहीं देखते, सब कमेंट तो भाई पढ़ाना छोड़ दूं क्या, बताओ पढ़ाना छोड़ दूं क्या, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो 1 डिग्री के साथ अगर मैं जोड़ी लगाऊं, अगर मैं इसकी शादी कराऊं, 1 डिग्री की अगर मैं शादी कराऊं तो यहाँ 89 से होगा, और 2 डिग्री की शादी हो जाएगी 88 से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जोड़ा लग रहा है, दोनों का विवाह हो रहा है, जोड़ा बन रहा है, जोड़ा। और जब भी जोड़ा बनता है मेरे भाई, जब भी जोड़ा बनता है तो उसका मान 1 आता है, उसका मान क्या आता है, 1 आता है। और यहाँ पर सभी के जोड़े लगेंगे, सभी के जोड़े लगेंगे और सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा सर, 1 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, आंसर हमारा 1 आएगा सर, 1 आएगा सर, 1 आएगा सर, ये तो हमें पहले से पता है। चलो चलो चलो, अगर आपको आनंद का भाव पैदा हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो वीडियो को जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपने गुरुजनों से झूठ ना बोलें कि सर हमने शेयर कर दिया। चलिए चलो फटाफट बता दो, फटाफट कर दो, यस सर। कितने लोगों ने शेयर किया, एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दें, यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सबकी हिम्मत नहीं है वो पूरा क्लास कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, cos 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर है, cos 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर है, जल्दी बताओ। चलो बहुत बढ़िया, अक्षय कुमार ने कर दिया है, अजीत ने कर दिया है। cos 90 डिग्री माइनस a का जो फॉर्मूला होता है ना, cos 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है sin a, बराबर होता है sin a। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, देखो ऑप्शन नंबर बी सही है, देखो सब लोग ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इतना शानदार क्वेश्चन है, आप देख करके बताओ। तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि a का मान 35 डिग्री, अरे भाई साहब क्वेश्चन भी 35 और डिग्री भी 35, देखो कितना अच्छी बात है। अगर a का मान 35 डिग्री है तो साइन a और कोसेक a का मान क्या होगा, साइन a और कोसेक a का मान। सर जी आप तो झूठ मूठ का इसको दे रहे हो सर, इसका कोई काम ही नहीं है 35 का, क्या करे सर 35 को। हम तो ऐसे ही पढ़े हैं कि साइन a और गुणा अगर बोलता है कोसेक, तो कोसेक का उल्टा होता है 1 बाय साइन, कोसेक का उल्टा होता है सर 1 बाय साइन, कोसेक का उल्टा होता है 1 बाय साइन। सर साइन साइन को काट दो, आंसर बोलो 1 आ गया। अच्छा बताओ क्या यहाँ पर 35 का कोई जरूरी है, क्या इसका जरूरी है, यस या नो, यस या नो। क्या 35 डिग्री का कोई जरूरी था यहाँ पर, क्या 35 डिग्री का इस क्वेश्चन में कोई जरूरी था एक बच्चा कह रहा है यस सर। अबे पगला क्या करता तुम, 35 से लेके क्या करता बताओ। सर 35 की कोई जरूरत है ही नहीं, कोई जरूरी नहीं था सर, ये तो फालतू फंसाने के लिए दिया है। तो याद रखना मेरे भाई, कभी कभी क्वेश्चन में फालतू भी चीजें दी रहती है जो किसी काम का ही नहीं है। ऐसे देखो ना, साइन और कोसेक का मान 1 होता है, इसमें देखना सोचना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो मगर प्यार से, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो मगर प्यार से। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। अगर 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। सर आप एक चीज बताओ कि 3 थीटा 90 है ना, हाँ मेरा बच्चा 3 थीटा 90 है। तो सर 3 थीटा जब 90 है तो हम 3 से कटा करके 1 थीटा तो निकाल सकते हैं ना। तो थीटा का मान सर 30 डिग्री आ गया। थीटा का मान कितना आ गया जल्दी बताओ। सर 30 डिग्री थीटा का मान है। अगर ये 30 डिग्री थीटा का मान है तो अब पूछा है कॉस थीटा, तो कॉस 30 का मान बताओ ना, थीटा 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान क्या होता है सर, √3/2 होता है ना। कॉस 30 का जो मान होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, √3/2 होता है, इसीलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको ये क्वेश्चन डायरेक्टली याद होगा। चलिए क्या आपको याद है बताइए मुझे, क्या आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद है, क्या आप में से किसी भी लोगों को ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद है। मैंने एक बार बताया था, याद कीजिए, याद कीजिए। अगर क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर निकलेगी। बोलो हाँ या ना। हाँ सर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर निकलेगी। यस 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 7 सेंटीमीटर निकलेगी त्रिज्या, और त्रिज्या 7 निकलेगी। इसकी परिधि निकालना है तो 44 आएगा। सर ऑप्शन नंबर सी बोलो ना, बांके बिहारी लाल की जय।
ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा, 44 सेंटीमीटर याद है। अब जो क्वेश्चन याद है उसमें तुम पागल बनोगे तो तुम्हारी इच्छा है ना, 44 आंसर होगा, ऐसे निकालोगे भी तो वही आएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन को देखो, कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को प्यार से देखो, लिखा है सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा, ठीक है ना, और फिर लिखा है 1 माइनस साइन थीटा। इसको हल करने से क्या आएगा, देखो इसको अगर मैं हल करता हूं, थोड़ा सा यहां ले लेता हूं, आ जाओ थोड़ा सा आ जाओ, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। लिखा है हमारे पास, क्वेश्चन है सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा, और फिर लिखा है 1 माइनस साइन का थीटा। भाई साहब थोड़ी देर रुकना, थोड़ी देर रुकना। हम इसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, और प्लस इसे लिख सकते हैं साइन थीटा, और बटे में लिख सकते हैं कॉस थीटा, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा। अरे भाई साहब जल्दी से देखो, नीचे एलसीएम हो गया जी हमारा कॉस थीटा, ऊपर बचा 1 प्लस में साइन थीटा। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस साइन थीटा से, तो आप ऊपर देखो a प्लस बी का फॉर्मूला ऊपर लग गया, ऊपर लग गया a प्लस बी का फॉर्मूला, और ये हो गया a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ना कि a का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बटे हो गया नीचे कॉस थीटा। तो ऊपर कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे में हो गया कॉस थीटा, कॉस और स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो आंसर निकला कॉस थीटा। क्या निकला जल्दी बताओ, आंसर बताओ। सर आपसे पहले तो हमने आंसर कर दिया, भाई साहब तुम लोग तेज हो ना, हम तो थोड़े कमजोर हैं, हम तो थोड़े मध्यम क्वालिटी के लोग हैं। तो आंसर बोलो क्या होगा सर, आंसर होगा कॉस थीटा, आंसर होगा सर कॉस थीटा, ठीक है ना, याद कर लेना बच्चा। ये सब क्वेश्चन देख करके आंसर करो, ठीक है ना। मैं अगर चाहता तो मैं बोल सकता था बस आंसर देखो इसका कॉस थीटा, मैं देख करके इसका आंसर कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया ताकि आप लोगों को मैं समझा पाऊं। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 39। यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 है, आप ध्यान से देखिए कि अगर स्तंभ 1 है, तो इसकी छाया √3 है। स्तंभ अगर 1 है तो इसकी छाया √3 है। तो आपको ये बताना है इसका उन्नयन कोण कितना होगा। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। यदि एक स्तंभ की छाया उसकी लंबाई, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसके स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो इसमें क्वेश्चन मैं दावे के साथ कहता हूं 70% बच्चे गलत करते हैं, 70% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, और वो 30 डिग्री या 60 डिग्री में फंस के रह जाते हैं। देखो आप देखो यहाँ पर अगर मैं इसे टेन थीटा में लेता हूँ, किस में लेता हूँ, टेन थीटा में, तो ये हमारा होगा पहला लंब और फिर होगा आधार। तो 1/√3 लिखेंगे, लंब बटा आधार यानी 1/√3। और आप जल्दी से दिल खोल कर बताओ कि 1/√3 कितने का मान होता है। सर 30 डिग्री का मान होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है ना। तो ऑप्शन बताओ क्या सही होगा। सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो ऑप्शन नंबर ए सही है। कोई दिक्कत नहीं सर, क्या आप गलत करोगे इस क्वेश्चन को, क्या आप इस क्वेश्चन को गलत करोगे, यस या नो, यस या नो। क्या आप इस क्वेश्चन को कभी गलत करोगे, यस या नो। नहीं सर कभी नहीं करोगे, कभी मत करना। क्वेश्चन को समझना कि कौन सा मान दिया गया है √3 और कौन सा मान दिया गया 1, ये याद रखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन को देख करके बताओ, प्यार से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखना 50% तो बच्चे गए, 50% बच्चे इस क्वेश्चन में गए। 9 10 स्क्वायर ए और -9 सेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। 9 10 स्क्वायर ए और -9 सेक स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने आज तक कोई फॉर्मूला ऐसा पढ़ा ही नहीं जिसमें कि पहले 10 हो और फिर सेक हो, है ना। पहले 10 हो फिर सेक हो, हमने तो पढ़ा ही नहीं कभी। देखो चले गए बच्चे गलत कर गए। अरे भाई साहब तुम लोग क्या करोगे, हमको समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन देखो यहाँ लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया है 9 10 स्क्वायर ए अब ना थीटा और माइनस में 9 सेक स्क्वायर थीटा या फिर अल्फा जो भी दिया गया है। तो भाई साहब ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आप इसको सीधा करो। आप इसको ऐसे लिखो 9 सेक स्क्वायर थीटा और पॉजिटिव में लिखो 9 10 स्क्वायर थीटा। अब 9 माइनस में कॉमन लो तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू मेरे भाई 1 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है। देखो जो लोग भाग जाओगे ना डर के, वो कुछ नहीं कर पाओगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसलिए कोई भागना मत। तो माइनस का नो आंसर होगा। देखो माइनस का नो आंसर होगा। और इतनी सी गलती, इत्तू सा गलती था रे,
इतू सा गलती था, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन गलत कर गया। और आप बोलोगे सर मैं तो 50 सही करके आया था, 50 में सर 50 क्यों नहीं आया? अरे भाई साहब 50 में 50 क्यों आएगा, कैसे आएगा बताओ? तुम माइनस प्लस तो देखते नहीं हो, बस देखा धर सा एकदम। अभी नया नया खून है ना, उबलेगा, नया नया खून है तो उबलेगा, जरूर उबलेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो, नया नया खून है तो उबलेगा जरूर, जरूर उबलेगा, जरूर उबलेगा। चलो 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 पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन को। अंतर श्रेणी 25, 20 और 15 का कौन सा प्रथम ऋणात्मक पद होगा, यानी पहला कौन सा माइनस वाला पद होगा? तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या सर मजाक कर रहे हैं आप? मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सही बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब जैसे घटता जा रहा है तुम भी घटाते चलो। यहां लिखा है 25, यहां लिखा है 20, यहां लिखा है 15, तुम भी लिखो 25, 20, 15। कितना घट रहा है बताओ, कितना घट रहा है जल्दी बताओ, कितना घट रहा है जल्दी बताओ। सर 5 घट रहा है, तो अगला पद आएगा 10, फिर आएगा सर 5, फिर आएगा सर 0, फिर आएगा सर -5, फिर आएगा सर -5। अब तुम देख करके बताओ मेरे बच्चे, अब देख करके बताओ कौन सा पद नेगेटिव आया। सर कौन सा पद है बता दें? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो सर 7वां पद जो है इसका ऋणात्मक आया। सर 7वां पद इसका ऋणात्मक आया, 7वां पद। इतना नॉलेज आपके अंदर में होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। अगर तुम लग गए an का फॉर्मूला लगाने ना, तो तुम्हारा 20 मिनट 10 मिनट खत्म, 20 मिनट 10 मिनट खत्म। तो ऑब्जेक्टिव को कैसे बनाना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे है ना, हमारे साथ हमेशा रहिए, हम कुछ ना कुछ आपको जरूर सिखाएंगे। अब चलिए यहां लिखा गया है कि समांतर श्रेणी में कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि समांतर श्रेणी में कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 जल्दी से देख करके बताओ, देखो मगर प्यार से, देखो मगर प्यार से। तो सर पहला जो आप क्वेश्चन दिखा रहे हो मुझे, पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, पहला ऑप्शन, ये तो समांतर श्रेणी है क्योंकि इसमें डी बढ़ रहा है। देखो सब में डी बढ़ रहा है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें नहीं वाला खोजना है, हमें नहीं वाला खोजना है सर। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा √2, 2√2, 3√2, 4√2, ये भी तो है, हमें नहीं वाला खोजना है सर। इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं जो कि आपको दिक्कत कर रहा है, 2 ऑप्शन है जो आपको दिक्कत। देखो किस हालत में कह रहे हो यार दिलखुश कुमार ए आंसर सही होगा, किस हालत में तुम कह रहे हो ए सही होगा बताओ? जब मैं कह रहा हूं कि ए नहीं होगा, जब मैं कह रहा हूं कि बी नहीं होगा, है ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन को, अगर यहां पर देख तो 0.3 और ये है 0.33, तो दोनों का अंतर निकाल के देखो, ये 30 है, ये वाला ठीक है ना, ये वाला 30 है, ये वाला 33 है, और ये वाला देखोगे तो आप 0.333, तो ये वाला एपी नहीं है, ऐसे ही पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी किसी भी हाल में एपी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी एपी नहीं है, एपी नहीं है, एपी नहीं है। सर डी के बारे में कुछ बताओ। हाँ निकाल के देख लेते हैं ना, डी को भी निकाल के देख लो, डी को भी निकाल के देख लो, इसके बीच का अंतर देख लो। तो 1/3 में घटेगा 1/2, एलसीएम हुआ 6, 3 - 1 1/6 आ गया। ठीक है, ये वाला है, ये वाला एपी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, लेकिन ये वाला नहीं है। ठीक है ना, चलो 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 ठीक है, इसको पढ़िए। बिंदु 3,6 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? बिंदु 3,6 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? इस क्वेश्चन को प्यार से देखो, देखो मगर प्यार से, और क्वेश्चन को सही करो। देखना सब मतलब अधिकांश लोग गलत करेंगे। क्वेश्चन पूछा है एक्स अक्ष से दूरी। देखो एक्स अक्ष से कोई भी दूरी लेते हैं तो वह दूरी कोटि कहलाता है। एक्स अक्ष से कोई भी दूरी कोटि कहलाता है। देखो 50% बच्चों का तो आंसर गलत है, मैं देख रहा हूं, यहीं से देख रहा हूं। एक्स अक्ष से दूरी पूछा गया है, आप लोग कहां फंस रहे हैं? एक्स अक्ष से कोई भी दूरी कोटि कहलाता है, और इसमें कोटि का मान देखो 6 है, इसमें कोटि का मान 6 है, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फंस गए सर, फंस गए क्या? ये सर फंस गए, ऑप्शन नंबर बी होगा। कोटि का मान, एक्स अक्ष से कोई भी दूरी क्या होता है? कोटि का मान होता है। सुमेंद्र समझ लो, सुनील कुमार, सुमित कुमार, अनीता सिंह, सब लोग समझ लो, ठीक है ना, कि ये जो होता है ना एक्स अक्ष से दूरी जब भी पूछेगा तो समझो वो आपसे कोटि पूछ रहा है। अब यहां पर देखो, या देखो यहां देखो, ध्यान दीजिए, बिंदु 3,-2 की वाई अक्ष से दूरी बताओ, वाई अक्ष से दूरी बताओ। गई भैंस पानी में, देखो गई भैंस पानी में, बताओ वाई अक्ष से दूरी बताओ जल्दी, वाई अक्ष से दूरी बताओ।
जो बच्चे डर जाएंगे, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, जो बच्चे क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे, वो मैथ से डर जाएंगे, वो क्वेश्चन वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बता रहे हैं, ठीक है ना। मैथ में वो सब दिन डरते ही रह जाएंगे, सब दिन डरे ही रह जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि y अक्ष से डिस्टेंस, तो y अक्ष से कोई भी दूरी भुज होता है, y अक्ष से कोई भी दूरी भुज, भुज का मतलब पहला वाला। आंसर 3, जितने भी लोगों ने आंसर 3 किया सबका सही है, जितने भी लोगों ने आंसर 3 किया सबका सही आंसर है, सबका 3 सही आंसर है, ठीक है ना। तो अब अगर आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में यस कर दो सर। हमसे कभी भी पूछे कि एक्स अक्ष से दूरी, हम बता देंगे सर। हमसे कभी भी पूछे वाई अक्ष से दूरी, हम बता देंगे। जल्दी बताओ, जल्दी हो जाएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस करो। यस यस कर देंगे सर, कभी भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, ऐसा ही होना चाहिए बच्चा, ऐसा होना चाहिए। 44 को पढ़ो। लिखा है कि बिंदु 4.5 और 6.5 किस पाद में स्थित है। ये तो चतुर्थांश बताने, ये तो बच्चों वाला काम है ना, ये तो बच्चों वाला काम है। बताओ जल्दी से, ये किस पाद में स्थित है, इसका चतुर्थांश बताओ। सर ये जो आप देख रहे हैं ना, दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव किस में होता है बताओ, दोनों पॉजिटिव किस में होता है। सर दोनों पॉजिटिव जो होता है ये प्रथम में होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा बताओ, प्रथम चतुर्थांश। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। दोनों पॉजिटिव प्रथम चतुर्थांश में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको ये बताना है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, और जो कि बहुत इजी होता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना बहुत इजी होता है। चलो फटाफट निकाल लेते हैं। सर मध्य बिंदु कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ेंगे, 3 + 1 बटा 2 -4 और +2 बटा 2, ठीक है ना। ऐसा करने पर हमारा आता है 4 बटा 2 और ये होता है -2 बटा 2। कट के आंसर आता है 2, -1। आंसर देखो 2, -1 हमारा आंसर है। आप लोग बताइए क्या आंसर है। यस सर, रमजान कुमार जी फेज कह रहे हैं, सुमित कह रहे हैं, सबका आंसर है। अनीश कुमार भी कह रहे हैं, सबका आंसर है। ऑप्शन नंबर बता दो, ऑप्शन नंबर बता दो, सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 और -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन कह रहा है मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 46, मूल बिंदु से बिंदु -a और -b की दूरी क्या होगी। 46, मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी, जल्दी बता दो। 46 सर मूल बिंदु से जो दूरी होती है ना, वो √, होता है a² और +b², यानी -a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ये होगा a² और ये हो जाएगा b²। तो सिंपली कह सकते हैं सर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, a² और b²। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो 46 का, डरना नहीं बच्चा, डरना नहीं किसी भी हाल में। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, कहता है कि संरेखी हो तो k का मान क्या होगा। देखो इसको आप त्रिभुज के क्षेत्रफल से बनाना पड़ेगा, इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल से बनाना पड़ेगा। संरेखी बोला, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आप लोग इसको हल कर लेना। 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग इसको हल कर लेना। तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो, सर हम हल कर लेंगे। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आप बोलोगे तो मैं कर दूंगा, नहीं बोलो तो आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। के का मान निकाला संरेखी होने पर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 बैठा देना, हमने सिखाया आपको, आराम से के का मान निकल जाएगा। जल्दी से सर त्रिभुज के क्षेत्रफल से बन जाएगा। यस सर हम लोग निकाल लेंगे। क्वेश्चन को नोट कर लो कॉपी पर, जल्दी से जल्दी नोट कर लो। K2 और -3 4 है ना, -3 -4 और 7 1 है ना, 7 -5 निकल जाएगा, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। कर लेंगे सर, कर लेंगे, कर लेंगे, हाँ सर कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन। 48 कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, चलो आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, आपको संगत भुजाओं का अनुपात बताना है, ठीक है। तो भाई साहब क्षेत्रफल का अनुपात आप देखोगे तो 25:64 है, और इनके संगत भुजाओं का अनुपात आप निकालोगे तो क्या निकलेगा। 25 के लिए क्या निकलेगा बताओ, 5 निकलेगा, और 64 के लिए 8 निकलेगा। तो आंसर क्या होगा, 5:8। ऑप्शन नंबर बोलो सी सही है, 5:8 ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। 5:8 ऑप्शन नंबर सी सही है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। बोला है कि शीर्ष एक त्रिभुज के शीर्ष नियामक 0 8 है, 0 0 है और 6,8 है के त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ये तो अब निकालना ही पड़ेगा, चलो देखते हैं। 0 8 0 0 6 0, 0 8 0 0 6 0। ध्यान दीजिए, फटाफट कीजिए।
080060 08, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा 08 है, ये 00 है, ठीक है ना, और ये वाला पार्ट है 6,0। हमें त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो जल्दी से पहले आप इसके बीच का डिस्टेंस बताओ मुझे, जल्दी बताओ। ए बी और सी यहाँ रखते हैं, तो पहले ए बी के बीच की दूरी बताओ, ए से लेकर के बीच की दूरी बताओ, जल्दी बताओ ना, जल्दी बताना। सर ए बी के बीच की दूरी, तो ये 0 0, तो 0 खत्म, 8 का स्क्वायर 64 हुआ सर, आंसर निकला 8। 8 निकला सर यहाँ का डिस्टेंस, 8 निकला सर, 8। जल्दी बताओ, 8 निकला, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, 8 निकला सर। इसके बीच का दूरी बताओ, इसके बीच का दूरी, सर इसके बीच का दूरी BC, हाँ BC बताओ सर। BC निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है 6 में गया 0, तो बचा 6 का स्क्वायर, और ये 0 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये हुआ 36 सर जी, रूट के अंदर 6 निकलेगा, तो ये निकला 6, ये निकला 8 और ये निकला 6। अब सर ये बताओ, अब बताओ AC बताओ जल्दी सर, AC बताएंगे, हाँ तो AC हो जाएगा आपका सर 6 का 0 में 6, तो 6 का स्क्वायर और प्लस में सर 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर 6 का स्क्वायर 36 और 8 का हो जाएगा 64, तो रूट के अंदर में 100 सर, ये आ जाएगा 8, ये क्या सॉरी 10, ये निकलेगा 10, ये निकलेगा 10। तो अब त्रिभुज का आपको परिमाप निकालना है, ये वाला 8 है, ये वाला 6 है और ये वाला 10 है, तीनों को जोड़ दो। त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का, प्यार से बोलो, योग। अब तीनों भुजाओं का योग निकालोगे तो 8 और 6 कितना होता है, 14 और 10, 24 आंसर होगा, 24 आंसर होगा, देख लो करके, 8 6 14 और 10 24 होगा। तो देखो, अगर आपके अंदर में पढ़ने का जुनून है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आप बहुत मेहनत करोगे तो जरूर कर लोगे। आंसर बोलो, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलो ऑप्शन नंबर सी। 50वां नंबर क्वेश्चन कहता है, 50वां और आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर, AB स्क्वायर दिया यानी कि AB कर्ण है, ये है A और ये दिया है B, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, यानी कि ये BC है और ये है ना CA है, तो एंगल C का मान बताओ, ये एंगल C का मान बताओ, एंगल C का मान बताओ। बस क्वेश्चन को देखोगे आप हल कर दोगे, क्वेश्चन को देखोगे हल कर दोगे, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा लिखा रहे, इसका मतलब इसमें पाइथागोरस लगेगा। देखो जब भी ऐसा रहे कर्ण का स्क्वायर, तो समझ लेना इसमें पाइथागोरस का सूत्र लगने वाला है। तो पाइथागोरस में क्या होता है, 90 डिग्री का चित्र हो ना, 90 डिग्री, एंगल C क्या होगा 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ, ऑप्शन नंबर होगा 90 डिग्री। तो बहुत बढ़िया रहा आज का क्लास, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत मजा आया होगा, ठीक है ना, ठीक है। आप लोग को कैसा लगा आज का क्लास, आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना। और मेरे प्यारे भाई सभी लोग, देखिए सभी लोगों को मैं कहता हूँ ना कि सभी लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, एक भी लोग ना बचे, सब लोग कमेंट कीजिएगा कि ये जो 50 क्वेश्चन मैंने करवाए, 50 में से कितने आपने सही किए, आपने कितना सही किया, कितना सही किया, आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर नहीं, जब मैं वीडियो से छोड़ के चला जाऊंगा क्लास को, तब सब लोग कमेंट कीजिएगा कि 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए और कितना अच्छा लगा आप लोगों को, कैसा बेहतरीन क्लास था ये। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आया होगा सबको, यस सर मजा आया होगा। सब लोग एक बार नीचे कमेंट कीजिएगा। और 2-4 चीजें आप लोगों को करनी है। सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ ना, आप सभी को, जितने भी लोग हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, और आप सभी लोग जितने भी हैं शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार है तो मुझे नीचे लिख कर भेजिएगा, आई एम अ न्यू स्टूडेंट, आई एम और न्यू स्टूडेंट लिख के मुझे जरूर भेजिएगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपका बहुत ज़्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा चैनल है ना, ये 10th क्लास के लिए 100% डेडिकेटेड है। और ये आपको ऑब्जेक्टिव में 230 में से 230 लाएगा ही, सब्जेक्टिव में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है ना। आपको अंतिम के लिए मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए मददगार हूँगा। तो आप लोग ज़रूर सब लोग ये काम कर लीजिएगा। अगर आपने हमारा नोट्स नहीं खरीदा है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा 7700879453। मात्र 150 रुपये में हम आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स देते हैं, जिसमें आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ के रखते हैं। अभी से एग्जाम तक हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है ना। आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, कभी कभी कॉल नहीं लगता तो व्हाट्सएप कीजिए, सर मुझे पेड ग्रुप में जुड़ना है, 150 पे करना है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं जी। देखिए अभी हिंदी की तैयारी चल रही है। हिंदी जो आपका है ना, हिंदी जो है ना आपका गोधोली हिंदी जो है ना वो आपको मिलने वाला है। गोधोली का ऑब्जेक्टिव की तैयारी चल रही है, मैं उसका वीडियो बना करके रख रहा हूँ, है ना। अभी ऑब्जेक्टिव का पहले मैं आपको दूंगा सब्जेक्टिव और उसके नीचे दूंगा ऑब्जेक्टिव का लिंक, तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी चल रही है, इसलिए सॉरी आज अब कोई क्लास नहीं होगी,
सॉरी आज कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है ना, आज कोई क्लास नहीं हुई क्योंकि मैं उसी को लेकर के थोड़ा सा व्यस्त हूँ। बहुत ही जल्दी आपको गोधूली मिलने वाला है, ठीक है ना, आप लोग परेशान ना हो। बहुत लोग कहते हैं सर गोधूली कब मिलेगा, आप लोग परेशान ना हो, गोधूली मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। जैसे वर्णिका आप लोगों ने पूरा पढ़ा था वैसे गोधूली मिलने वाला है पूरा का पूरा। धन्यवाद, ठीक है ना। आप लोग अपना कमेंट, आप लोग अपना बहुमूल्य कमेंट्स जरूर करें, मैं सबके कमेंट्स को पढ़ूंगा, तो कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करते रहें क्योंकि मैंने 500 लाइक्स का टारगेट रखा है। धन्यवाद आप सभी का।